माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, फेसबुक है, डोमिनोज पिज्जा है, मैकडोनल्ड है, ये सब इंटरनेशनल ब्रांड हैं जो इंडिया में आके बड़ा धंधा कर रहे हैं। पर इंडिया का कोई ब्रांड वहां नहीं जा पा रहा है, तो अभी भी इकोसिस्टम में क्या कमी है? एक टर्म है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो वो जब लिस्ट निकलती है तो हमारे देश का नंबर नीचे से चालू होता है। क्या ऐसी कुछ मिस्टेक्स 4, 5, 6 आप बताएंगे कि एक छोटा बिजनेसमैन बड़ा नहीं बन पाता? मेंटरिंग गाइड नहीं है, बिजनेस कोच नहीं है इनके पास। दूसरा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं सीखते। तीसरी चीज इन लोगों को चाहिए कि सिस्टम्स बनाने। मैं एक सेशन करता हूँ कैश फ्लो पे, जमीन निकल जाती लोगों को। जॉब माइंडसेट का आदमी बिजनेस शुरू करता है, वो बिजनेस शुरू करके अच्छा पैसा कैसे बना सकता है? देखो, जॉब के छोड़ के जो करता है ना, कई बार क्या हमारे जैसे स्पीकर होते हैं और भी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो मैं अभी वीडियो बनाता हूँ, पान की दुकान खोल लेना, नौकरी मत करना, ऐसी ऐसी बातें सुन के कोई नौकरी छोड़ दे। अब पीछे भैया बीवी बच्चे, उनका क्या होगा? खतरे में डाल देता है। तो जिनका भी जॉब है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चित्रेश सोनी के पॉडकास्ट पे। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में एक बहुत ही विशेष मेहमान हैं जिनके पास लगभग 40 साल का एक्सपीरियंस है और 40 साल से लगातार ये खुद भी बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के लिए बिजनेस बिल्ड करने में इन्होंने बहुत हेल्प की। यदि आप एक बिजनेसमैन हैं, यदि आप एक जॉब करने वाले व्यक्ति हैं और अपने जीवन में जॉब के साथ बिजनेस कैसे किया जाए और ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस को स्केल कैसे किया जाए, इंटरनेशनल कैसे बनाया जाए, आईपीओ तक कैसे लेके जाया जाए, यदि ये सारी चीज़ें आज जानना चाहते हैं तो आज का पॉडकास्ट आखिरी तक देखिएगा। आज के पॉडकास्ट में आप सीखेंगे पैसा, दौलत और वेल्थ, इनमें क्या डिफरेंस है और कैसे क्रिएट किया जाता है एक बिजनेस शुरू करके। तो बहुत बहुत स्वागत है सुरेश सर आपका इस चैनल पे। थैंक यू। एंड खुशी हो रही है कि आज पहला पॉडकास्ट आपके साथ करते हुए। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो सुरेश सर, सबसे पहला सवाल मैं यही पूछना चाहूँगा कि भारत के इकोसिस्टम में क्या ऐसी कमी अभी भी है कि इंडिया के बाहर बड़े बड़े ब्रांड बन रहे हैं, जैसे आज माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, फेसबुक है, डोमिनोज पिज्ज़ा है, मैकडोनल्ड हैं, ये सब इंटरनेशनल ब्रांड हैं जो इंडिया में आके बड़ा धंधा कर रहे हैं और पूरे विश्व में भी बहुत अच्छा धंधा कर रहे हैं। पर इंडिया का कोई ब्रांड वहाँ नहीं जा पा रहा, तो अभी भी इकोसिस्टम में क्या कमी है? एक टर्म है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब बिजनेस करने में आसानी कहाँ है, तो वो जब लिस्ट निकलती है तो हमारे देश का नंबर नीचे से चालू होता है। ओके। तो वहाँ एक बड़ा रोड ब्लॉक है। पॉलिसीज़, इम्प्लीमेंटेशन, ब्यूरोक्रेसी, ये चीज़ें एक एमएसएमई और एसएमई की ज़िंदगी में बड़ी रुकावटें पैदा करती हैं। तो अब देखिए, जीएसटी का स्ट्रक्चर ले लीजिए, कितना कॉम्प्लिकेटेड है कि एक आम आदमी समझ ही नहीं सकता, और कहीं कहीं तो इतने हाई हैं कि उस बेचारे की वायबिलिटी निकल जाती है। तो ये सारी रुकावटों को लेके लीगल सिस्टम ले लो। अगर पैसा कहीं फंस गया है, आपके पास क्या तरीका निकालने का? उम्र निकल जाएगी, आपका पैसा नहीं निकलेगा, उम्र निकल जाएगी। 40-40 साल, 30-30 साल केस के लग सकते हैं। तो कोई रास्ता नहीं है उनके पास कि कोई इकोसिस्टम ऐसा हो कि जहाँ पर आपकी पेमेंट की सिक्योरिटी हो, आपको जस्टिस की सिक्योरिटी हो, कोई पैसा मार जाए वो निकाल सके, क्लियरेंस फास्ट मिल जाए, कोई रुकावटें ना पैदा हो आपके रास्ते में किसी भी तरह की। जितने भी डिपार्टमेंट बने हुए हैं सरकारी, वो आपको बजाय प्रेरणा देने के, आगे बढ़ने का रास्ता, रुकावटें पैदा करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए कि छोटे डिपार्टमेंट हैं, फैक्ट्री एक्ट, पीएफ, ईएसआई, बने तो है भले के लिए वर्कर्स के, लेकिन वो बिजनेसमैन के लिए कई बार सिरदर्दी बन जाते हैं। कोई ना कोई अड़चन निकाल के, कमी निकाल के, आप समझते ही उनको फिर कैसे तंग किया जाता है और क्यों तंग किया जाता है। तो ये रुकावटें चल के ना बिजनेस बड़े इकोसिस्टम में हो नहीं पाते हैं। बाहर की बात आपने कही कि वो बढ़ते हैं, तो सिलिकॉन वैली में जब बिजनेस बढ़ते हैं, वहाँ पर मैंने सुना था कि मकान मालिक किराए के बजाय कहते शेयर दे दो कंपनी में, स्टार्टअप के। तो इतना बढ़िया फंडिंग का स्टार्टअप का इकोसिस्टम है उनका, इंक्यूबेशन का, आगे बढ़ने का, वो यहाँ कमी रह गई है कहीं ना कहीं। तो अब देखो, मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं इसके लिए, स्टार्टअप की बातें बहुत हो रही हैं, फंड्स क्रिएट किए जा रहे हैं और सक्सेस स्टोरीज निकल भी रही हैं। कुछ कंपनियां जैसे ओयो है, जोमेटो है, गई हैं देश के बाहर, एयरटेल है, ये मल्टीनेशनल कह सकते हैं हम इन्हें, कई मुल्कों में हैं ये लोग। तो अब और आगे इम्प्रूवमेंट होगा, बदल तो रहा है, तेज़ी से बदलाव हो रहा है, अपने लाइफ टाइम में हमने देखा है, और होपफुली जल्दी ही हम भी उनके लेवल पे पहुंच जाएंगे। कह ही रहे हैं कि
इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बढ़िया है, हम भी 30 ट्रिलियन इकॉनमी हो जाएंगे। पीछे EY का सर्वे आया कि इंडिया 30 ट्रिलियन इकॉनमी हो जाएगा। तो होप्स तो बहुत है इंडिया से, और काम भी चल रहा है उसके ऊपर, देखें क्या होता है। सर, आपका एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो गया बिजनेस करते हुए भी और बिजनेसमैन को गाइड करते हुए भी। क्या ऐसी कुछ मिस्टेक्स 4 5 6 आप बताएंगे कि एक छोटा बिजनेसमैन बड़ा नहीं बन पाता? ये जो पहलू आपने डिस्कस किया ये तो गवर्नमेंट के सपोर्ट की बात हो गई, इकोसिस्टम की बात हो गई, पर इंटरनल बिजनेसमैन क्या गलतियां करता है या क्या माइंडसेट उसका गड़बड़ है जिसको फाइन ट्यून करके वो बड़ा स्केल कर सकता है? मैं तो बहुत लोग को कोच करता हूँ, रोज़ ही मिलते हैं, और मैं देखता हूँ ये क्यों परेशान है। पहला, सब ये समझते हैं कि हम खुदा हैं, हमें कोई मेंटर की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई सारथी की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई गाइड की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही करेंगे। तो वहाँ पर एक कमी रह जाती है। मुझे एक दोस्त ने बताया था अमेरिका के कि हमने जब बिज़नेस शुरू किया तो हमने खर्चे में एक बिज़नेस कोच को साथ ले लिया कि हम उससे हफ्ते 15 दिन जो भी उनका ड्यूरेशन रहा होगा उससे ज़रूर बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। मतलब वो भी एक इन्वेस्टमेंट होगा बिजनेस का। हाँ भाई, इंटीरियर पे खर्चा कर लिया, मशीन पे खर्चा कर लिया, गाड़ी पे खर्चा कर लिया, और खर्चे डाल लिए। अगर साल का 2-4 लाख रुपए मेंटरिंग पे खर्चा डालना, वो मुसीबत लगती है। पहली गलती यहाँ, चलो वो भी कुछ नहीं हुआ। दूसरा ये कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चित्रेश जी, मैंने 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ के लोग बैठे हैं हॉल में, मैं एक सेशन करता हूँ कैश फ्लो पे, ज़मीन निकल जाती लोग के नीचे। क्या हमने बैलेंस शीट ही नहीं देखी अपनी? जो CA बनाता है वही देखते हैं। मतलब एक सिंपल चीज़ बिजनेस के लिए कैश फ्लो ऑक्सीजन है कि आपकी पेमेंट टाइम पे आ रही नहीं आ रही है, आप तनख्वाहें टाइम पे दे पा रहे हो, वेंडर्स को टाइम पे दे पा रहे हो, लोन बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, आपके खर्चे कितने हैं, आपकी इन्वेंट्री कितनी फंसी पड़ी, पता ही नहीं उनको। कैश फ्लो में टाइट हो जाते हैं, बड़ी बड़ी इन्वेंट्री फंस जाती है, पैसा उधार फंस जाता है मार्केट में, तो उन्हें लगता है कि टाइट हो गए। एक सिंपल टर्म है यार, कैश फ्लो मैनेजमेंट सीख लो। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखते नहीं है, और ना ही बहुत ज़्यादा कॉलेज में और स्कूल में और MBA में सिखाया जाता है। क्या आप एक SME और MSME हो के हाउ डू यू रीड योर बैलेंस शीट जो CA बना रहा है? MIS नहीं है। 90% बिजनेस हर महीने उनको अपना P&L नहीं मिलता, अपना कैश फ्लो नहीं मिलता, बैलेंस शीट नहीं मिलती, लेनदारी देनदारी नहीं मिलती। हमने दुबई में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से पूछा, मैं कहा सर आप पहले पहले क्या देखते हो? क्या सबसे पहले सुबह उठ के मैं देखता हूँ मेरी लेनदारी क्या देनदारी क्या है। पहला काम चाय पीते हुए देखता हूँ मुझे पैसे लेने कितने हैं, देने कितने हैं, और मेरी इन्वेंट्री कितनी है। अरे भाई, ये 3 चीज़ें ही कोई बिजनेसमैन सीख लेना, कभी कैश फ्लो के चक्कर में फंसेगा नहीं। मतलब 3 चीज़ें आपने बताई, एक तो लैक ऑफ कंसल्टेशन, के कंसल्टेशन नहीं लेते, मेंटरिंग गाइड नहीं है, बिजनेस कोच नहीं है इनके पास। दूसरा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं सीखते। तीसरी चीज़, इन लोगों को चाहिए कि सिस्टम्स बनाने। खुद ही फायर फाइटिंग अपनी सेहत गंवा लेते हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। बच्चे इनके तो यूँ बड़े होते हैं, यूँ तो होते ही नहीं है, घर जाते सोए हुए, सुबह निकलते सोए हुए, लेटे हुए बच्चे दिखते हैं इन लोग को। तो इसलिए सिस्टम होंगे कि भाई टाइम निकाल पाओगे ना। मैं कहता हूँ सिस्टम ऐसा बनाओ कि हफ्ते में 1 दिन जाओ फैक्ट्री, तब तो माना कि आपके पास सिस्टम है। तो प्रोसेसेस को सीखो, आज तो सॉफ्टवेयर और सब कुछ बहुत कुछ आ गया है, सीख लो उसको, सिंपल। तो अपने फैक्ट्री में सिस्टम नहीं है, बिजनेस में सिस्टम प्रोसेसेस नहीं है। उसके बाद इनको चाहिए मार्केटिंग सीखें। अब मार्केटिंग ना एक पैसा जलाने वाला काम है, जिसमें स्टार्टअप फंड्स लेके बहुत पैसा जलाते हैं। अब SME MSME के पास पैसा है नहीं, वो डिपेंड हो जाते हैं कुछ कस्टमर से, वर्ड ऑफ माउथ, वो उनको निचोड़ते हैं पैसे में भी, पेमेंट में भी और प्राइस में भी, क्योंकि डिपेंडेंसी है। अगर इनके पास रेगुलर पाइपलाइन हो लीड्स की, कि 4 अच्छे ग्राहक आए, 4 पुराने को बोला जाओ भाई तुम्हारा काम नहीं करेंगे, या रेट बढ़ाओ, पेमेंट ठीक करो, नहीं तो हम तुम्हारे साथ नहीं करेंगे, वो कहने की ताकत ही नहीं है। तो तभी आएगी जब मार्केटिंग। अब मार्केटिंग में पैसा है नहीं, तो आपको सीखना पड़ेगा गोरिल्ला मार्केटिंग, नो कॉस्ट मार्केटिंग, कि कैसे करें, और तरीके हैं, सीखे जा सकते हैं, तो वो करें ये लोग। तो मार्केटिंग, और उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट नहीं है, खुद ही सेल्स कर रहे हैं। भाई तुम फंड्स देखोगे, तुम सब कुछ टीम देखोगे, बहुत कुछ चीज़ें देखोगे, तो तुम कहाँ सेल्स करोगे यार। अब मार्केटिंग और सेल्स एक चीज़ नहीं है, एक का काम है लीड लाना, दूसरा काम कन्वर्ट करना, ये दोनों एक ही कंबाइन करके खुद ही मार्केटिंग खुद ही सेल, धंधा बढ़े कैसे यार आपका। तो कम से कम एक डोर ओपनर ही रख लो सस्ता, क्लोजिंग तो आप जैसा कोई कर नहीं पाएगा आपके बिजनेस में, लेकिन ऐसा तो हो जो आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स करा, जिसका काम ही ये हो सुबह से शाम की भी आपके लिए लीड ले आया, आपके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करे, 80-90% काम कर दे हाँ आप जो जाके क्लोज करो। रिपीटेबल है।
हाँ, जैसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लीड आती हैं, भर भर के आती हैं। अब कई बिजनेसमैन मैंने देखा वो खुद ही लगे रहते लीड सुनने में। अरे यार 100 लीड तुम नहीं सुन पाओगे, जिसमें से 90 कचरा है। तो एक रिसोर्स लगाओ जो सुन के आपको काम की लीड दे दे, सर इनसे बात कर लो, ये ठीक लीड है। तो आप प्लेटफॉर्म का भी फायदा उठा पाओगे। तो फिर वो प्लेटफॉर्म छोड़ देते हैं, बेकार है, या तो जंक आ रहा है, क्योंकि बर्न आउट हो जाते हैं ना। 100-200 कॉल कौन सुन सकता है लीड की, और उसमें 90% कचरा आपके मतलब की है नहीं। तो इस चक्कर में उनकी मार्केटिंग सेट नहीं होती। लास्ट चीज़ है इसके अंदर भैया, टीम। अब टीम वो जमाना चला गया कि हम कहें भैया सर पे बैठ के काम कराओ। आज की जनरेशन भाई सर पे बैठ के काम कराने वाली नहीं है, पैसों के लिए काम नहीं कर रही। पैसे उनके मम्मी डैडी ने घर बना दिया, गाड़ी ले दी, बाइक ले दी, उनको पैसे नहीं चाहिए। उनको एक एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ आने का मन करे काम करने का, जहाँ उनकी ग्रोथ हो रही है, काम के साथ फन है, मज़ा आ रहा है। वो एनवायरनमेंट नहीं होता यार। लाला जी बैठे हैं अभी बाय वे और हाईवे, तो फिर कहते हैं जी आज सीख के चला जाता है। वो तो चला ही जाएगा, क्योंकि उसको ना तो एनवायरनमेंट दे रहे हो ना मार्केट के लायक सैलरी दे रहे हो। तो तुमने सिखाया तो वहाँ तो ट्रेनिंग सेंटर बन गया, रिवॉल्विंग डोर बन गई कंपनी। इधर से एम्प्लॉय आया, तुमसे सीखा, 10,000 तनख्वाह में दूसरी जगह चला गया। ज़रा सीखो कि हायरिंग कैसे करनी है। रॉन्ग हायरिंग चित्रेश जी 15 गुना कॉस्ट करती है, लोग समझते नहीं कि अगर आपने 50,000 का आदमी रखा है और वो गलत रखा गया, 7-8 लाख रुपए का नुकसान कर लिया आपने। तो हायरिंग ध्यान से करो। हायरिंग के बाद ऑन बोर्डिंग अच्छी करो। ऑन बोर्डिंग के बाद रिटेंशन की SOP लिखो कि हमें लोग टिके यहाँ लंबे लंबे टाइम तक। आज हमारे पास लोग हैं जो 35-35 साल से काम कर रहे हैं। 35 साल, 20 साल का बंदा आया था, आज 55 का हो गया, हमारे साथ है। तो रिटेंशन, उनको वो प्यार भी तो चाहिए। दे शुड फील एट होम कि हमें माहौल मिला हुआ है काम करने का, ये कंपनी में हमारी ज़िंदगी गुजरेगी। ESOP, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कि ESOP दो, कंपनी का हिस्सेदार बनाओ। मेरी 38 साल की उम्र में IPO आई थी। मेरे ड्राइवर ने कई 40-50 लाख रुपए कमाए होंगे या करोड़ कमाया होगा, क्योंकि उसको शेयर मिले कंपनी के। मतलब करोड़ रुपए उस समय में? हाँ, लास्ट से 30 साल पहले भाई, तब समझो ना 300 टाइम और सब्सक्राइब हुआ, वाह। 160 तक हमारा शेयर चला गया 10 रुपए का। तो ड्राइवर तो अब आगे गाड़ी चलाते हो, समझते हैं भाव क्या कर रहा है, सुनते सारी बात है। तो उससे अच्छे पैसे कमा लिए। बाकी स्टाफ को भी, जो स्टाफ कोटा में तब ESOP नहीं होते थे, लेकिन स्टाफ कोटा में शेयर दिए थे, अच्छे पैसे बने सबके। तो शेयर होल्डर बनाओ ना उनको, उनकी सोच भी मालिक जैसी होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। बिजनेस तो मैं कहता हूँ मत जाओ बाहर, इंडिया में स्केल अप करने के लिए कम है यार। यहीं 10,000 करोड़ का धंधा हो सकता है यार। बहुत अच्छी बात बोली सर। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ सर, जिसमें लोगों को भी और आइडिया हो जाए। एक तो लोग कंसल्टेंट हायर नहीं करते, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई। हाँ, कुछ सब करने की कोशिश मैं कंसल्टेंट नहीं बोलूँगा, मेंटर हायर नहीं करते। फर्क है थोड़ा। कंसल्टेंट थोड़ा ज़्यादा पैसों के लिए काम करता है, मेंटर थोड़ा दिल से करता है, वो आपके सारथी की तरह काम करता है। एक तो मेंटर हायर नहीं करते हैं, हाँ। दूसरा उनको अपनी बैलेंस शीट के बारे में जानकारी नहीं होती, क्या माल है क्या नहीं है, कितनी इन्वेंट्री है कितनी इन्वेंट्री नहीं है, किससे लेना है किससे देना है। फिर सिस्टम प्रोसेस नहीं बनाते हैं, मार्केटिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ नहीं करते, अच्छी मार्केटिंग ट्रिक्स का यूज़ नहीं करते, सेल्स भी खुद ही करने की कोशिश करते हैं, अच्छी टीम बिल्ड नहीं करते, और रिटेंशन का अच्छा प्रोसेस नहीं बनाया या HR का सही प्रोसेस बिल्ड नहीं किया। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं। यदि एक जॉब माइंडसेट का आदमी बिजनेस शुरू करता है, तो बिजनेस शुरू करके अच्छा पैसा कैसे बना सकता है? जॉब माइंडसेट का आदमी बिजनेस जॉब छोड़ के करता है, जॉब के साथ करता जॉब है? के साथ भी है, जॉब छोड़ के भी, दोनों कंडीशन फर्क है बहुत बड़ा। अच्छा देखो, जॉब के छोड़ के जो करता है ना, कई बार क्या हमारे जैसे स्पीकर होते हैं और भी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो मैं भी वीडियो बनाता हूँ, पान की दुकान खोल लेना, नौकरी मत करना, ऐसी ऐसी बातें सुन के कोई नौकरी छोड़ दे। अब पीछे भैया बीवी बच्चे, उनका क्या होगा, खतरे में डाल देता है। तो जिनका भी जॉब है और घर में किचन सेफ नहीं है, तो उनको साइड हसल करना चाहिए। जब आपका बिजनेस जॉब के लायक पैसे देने लग जाए तब छोड़ो। जल्दी में भैया किसी भी मोटिवेशन में आके, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के और कहो भाई मैं जॉब छोड़ के अपना धंधा करूँगा, बहुत हो गया, तो बहुत पछताना हो सकता है और अपनी फैमिली को बहुत बड़े रिस्क में डाल रहे हो आप, वो मत करना। साइड हसल करना तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। वहाँ पर आप सैटरडे संडे काम करके, पार्ट टाइम में आज इंटरनेट के ज़माने में बहुत कुछ काम घर से हो सकते हैं, तो आप वो करके इतना पैसा बना लो कि सैलरी के तकरीबन बराबर भी पहुंच जाओ, तो कम से कम ठीक है। अब सैलरी तो मिस नहीं होगी, घर चलता रहेगा।
तब कर लो। मतलब जब तक साइड हसल से आपकी फुल टाइम इनकम मैच ना हो हाँ। तब तक बिजनेस करने की ना सोचो। अगर बीवी कमा रही है, किचन सेफ है, एक इनकम तो आ ही रही, घर चल रहा है, फिर कर लो, एकदम कूद जाओ, फिर तो एक मिनट नहीं सोचना चाहिए, करना ही चाहिए अपना धंधा। अभी कल ही मेरे एक मित्र का फ़ोन आया, कल की बात है। वो पिछले 12-15 साल से अच्छे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और मेरे से उसकी 15 साल बाद ही बात हुई। जब से उसकी जॉब लगी होगी तब से अभी शायद पहली बार ही बात हुई होगी। तो मुझसे बोलता है, चित्रेश जॉब में बड़ा प्रेशर है, मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। तो ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगे जो इतना प्रेशर में भी जॉब तो कर रहे हैं पर बिजनेस करने की डेयरिंग नहीं कर रहे हैं, वहाँ भी प्रेशर में काम नहीं कर पा रहे और बिजनेस भी शुरू नहीं कर पा रहे हैं? उनके लिए क्या सलाह देंगे सर? अगर ये सोच है कि जॉब में प्रेशर है तो भैया बिजनेस में डबल प्रेशर है। ये सोच के तो जॉब मत छोड़ना कि जॉब में प्रेशर है, धंधे में आसान हो जाओ। हाँ, फ़र्क ये है कि जॉब में इनकम लिमिटेड है, कितना भी कर लो, अनलिमिटेड नहीं हो सकती, लेकिन बिजनेस में इनकम अनलिमिटेड है, वो सिर्फ बिजनेस में पॉसिबल है। तो ये फ़र्क समझ के अगर आप बड़ी वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हो, बड़े एम्बिशन है आपके, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी जीना चाहते हो, अरबों खरबों पैसे कमाना चाहते हो, देश विदेश में ऑफिस घर ट्रैवल करना चाहते हो, फैमिली और बच्चों को बहुत अच्छी ज़िंदगी लग्जरी देना चाहते हो, समाज में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो कि मेरे भी अपने मंदिर हो, मेरे भी अपने हॉस्पिटल हो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हो मेरे, तो फिर बिजनेस करो। जॉब में फिर उनके लिए जॉब करोगे जो ये सब कर रहे हैं। सर एक बात बीच में आपने बोली मार्केटिंग और सेल्स के बारे में। सर मार्केटिंग को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करिए कि मान लीजिए मैं एक एफएमसीजी कंपनी का नया ब्रांड लेके आया, तो मुझे ब्रांडिंग कैसे करनी चाहिए, या कोई स्पेसिफिक सेक्टर जिनको आप गाइड करते हैं उन्होंने मार्केटिंग करके अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हो, तो उन्होंने क्या किया कि लो कॉस्ट मार्केटिंग हुई हो? उदाहरण, हमारे एक मित्र हैं, ठीक है, लोकेंद्र तोमर नाम है। लोकेंद्र तोमर। वो करते थे अपना वेट लॉस एक्सपर्ट, 20-21 हज़ार फीस लेते थे 3 महीने की, और फ्रस्ट्रेशन थी, वेट लॉस तो होता नहीं, फिर मुंह पे ताला लगाया तो वेट लॉस तो पता सबको है कैसे कर रहा है, वो तो डाइट ही बता सकते हैं ना, अब डाइट कौन फॉलो करे। तो बड़े फ्रस्ट्रेटेड थे, बोलो भाई प्रोडक्ट करना है मुझे, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तो हमने इकट्ठे ही बैठ के प्लान बनाया था तब, तो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया कीटो आटा। हाँ, वेट लॉस के लिए कुछ प्रोडक्ट और भी बनाए, प्रोडक्ट में एक्सपर्टीज थी उनकी अच्छी, और उन्होंने वो लॉन्च कर दिया न्यूट्रो एक्टिव के नाम से। अमेज़ॉन पे चढ़ाया, हम लोगों ने सब इकट्ठे बैठ के, उनकी वाइफ ने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करा खुद, क्योंकि एजेंसी के लंबे चौड़े पैसे होते हैं, खर्चे होते हैं, तो खुद करा उन्होंने कि हम खुद ही करेंगे। अमेज़ॉन भी सीखा कैसे बेचें। अब प्लेटफॉर्म तो अमेज़ॉन शानदार है, ट्रैफिक है, दिन रात की दुकान है, लाखों करोड़ों का ट्रैफिक है, सेल चल निकली, 2-4 करोड़ की सेल बिल्ट हो गई वहीं से ही खाली अमेज़ॉन बस से। हाँ, अब उन्होंने थोड़े से पैसे आ गए, तो थोड़े 2-3-4 लाख में एक बॉलीवुड की सेलिब्रिटी को इन्फ्लुएंसर ले लिया, कम पैसे में मिल गई लकीली, और वो इन्फ्लुएंसर बड़ी है फिटनेस के मामले में। उसने कह दिया मैं कीटो आटा खाती हूँ, जैसे मान लो शिल्पा शेट्टी टाइप का कोई मिल गया, चल पड़ा काम बहुत। अब देखिए यहाँ क्या एक एंटरप्रेन्योर की ज़िंदगी में आता है, लाइन लग गई, कीटो प्रोडक्ट कीटो प्रोडक्ट कीटो प्रोडक्ट, हर कोई लग गया, क्योंकि वेट का प्रॉब्लम तो सबको मालूम है कैसे कर रहा है, लेकिन 70% जनता मोटी है, $70 बिलियन की इंडस्ट्री है, 70,000 ही किताबें लिख दी गई इस पर पता सबको है कैसे कर रहा है, लेकिन यह है कि भीड़ आ गई अब उसमें कि जो चलता है वहाँ बहुत पब्लिक कंपटीशन आ जाता है। तो हमारे लोकेंद्र भाई ने कमाल की बात करी कि खुद इन्फ्लुएंसर बन गए, रीब्रांड किया अपने को डायबेक्सी, और साथ में यूट्यूब चैनल चालू कर दिया। तो लोकेंद्र जी ने सबसे पहले अपनी वाइफ को डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सिखाया, उनकी वाइफ ने डिजिटल मार्केटिंग की पूरी कमांड संभाली, उसके बाद उन्होंने अमेज़ॉन पे काम करना शुरू किया। यहाँ पे आपका कोई बहुत बड़ा मार्केटिंग का खर्चा नहीं है, ट्रैफिक तो आ रहा है बहुत, थोड़ा सा ही वहाँ ऐड चला लो, उसी में से कमा के कटता रहता है पैसा, पास से जाता नहीं तो खलता नहीं है कि आपकी बिलिंग जो बनी वहीं से कट जाता है ऐड का पैसा। और फिर वहाँ पे पैसा आया तो उन्होंने नेक्स्ट स्टेप पे एक इन्फ्लुएंसर हायर कर लिया, और फिर नेक्स्ट स्टेप पे खुद इन्फ्लुएंसर बन गए, और वो इन्फ्लुएंसर बन किया, गए। कंपटीशन से अलग हटने के लिए अपना ब्लू ओशन क्रिएट किया डायबेक्सी के नाम से। डायबेक्सी। आज लोकेंद्र भाई के 2 मिलियन के आसपास फॉलोअर हैं, वाह। और खुद अपना प्रोडक्ट अपने ही उसमें कि कैसे डायबिटीज़ को रिवर्स किया जाए, क्या किया जाए, कंसल्ट कैसे किया जाए, और वहीं खुद ही अपने प्रोडक्ट को भी प्रमोट कर देते हैं, एज ए अथॉरिटी और एक्सपर्ट भी हो जाते हैं, किताब भी लिख ली,
और भाई साहब 1 एकड़ की फैक्ट्री भिवाड़ी में बनाई अपनी, 30,000 स्क्वायर फीट। सर ये पूरी जर्नी कितने साल में की उन्होंने? 2014 में हमने ये सब काम किया था, आज 11 साल हो गए। लेकिन उसमें से पिछले 3-4 साल से बहुत सक्सेसफुल है और हसलर है, एंटरप्रेन्योर हसलर होना चाहिए। शार्क टैंक भी पहुंच गए वो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और शार्क टैंक में शार्क्स ने पूछा, लोकेंद्र जी आप यहाँ मार्केटिंग करने आए हो या पैसा लेने आए हो? बोले मार्केटिंग करने आए हो। 2 करोड़ व्यूज मिल गए उनको। तो ये होती गुरिल्ला मार्केटिंग। एक बिजनेस मतलब जीरो से भी शुरू करके यदि हम 5-10 साल का विजन लेके चलें तो मल्टी मिलियन बनाया जा सकता है देश में ही रह के। आज मैं समझता हूँ उनकी 20-22 करोड़ की सेल होगी अच्छी खासी और प्रॉफिटेबल। आज अपनी वेबसाइट से देश विदेश में उनका सामान जाता है, फॉलोअर हैं, सब्सक्राइब। आप समझते हो 2 मिलियन फॉलोअर के बाद मार्केटिंग तो घर की हो गई ना। सर एक और सवाल होता है लोगों को, लोग बोलते हैं मेरी सेल्स नहीं हो रही, मेरी सेल्स नहीं हो रही है। तो आपके पास भी बहुत बिजनेसमैन आते हैं, तो बिजनेसमैन के टॉप चैलेंजेस में सेल्स किस नंबर पे आता है? मैं 2 ही सवाल पूछता हूँ कि भाई तेरा चैलेंज मार्केटिंग है, सेल्स है। मार्केटिंग सेल्स को मैं इकट्ठा ही गिनता हूँ, तकरीबन जुड़े जुड़े हैं, या एग्जीक्यूशन है। तो ज़्यादातर लोग कहते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं कहा अच्छा अभी तुम्हारी टर्नओवर कितनी? बोले 10 करोड़। मैं कहा 20 करोड़ हो जाए, एग्जीक्यूट कर लोगे? हाँ। 30 हो जाए तो थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ा कर लेंगे। तो मैं कहा 10 से 30 तक का सफ़र मार्केटिंग पे डिपेंडेंट है ना, तो मार्केटिंग और सेल्स बढ़ाओ। ये बड़ा चैलेंज है। और एक और चैलेंज उसके बाद आता है फंडिंग का, तो उस पर ही बात करेंगे ड्यूरिंग द पॉडकास्ट। बट सेल्स और मार्केटिंग यस एक बड़ा चैलेंज है। एग्जीक्यूशन लोग फैक्ट्रियाँ लगा लेते हैं, आप कहीं से सोर्स कर सकते हो। अभी आपके हाथ में पेन है, 1 करोड़ का ऑर्डर आपके पास पेन का आ जाए, आपके पास कोई फैक्ट्री नहीं है, आप कहीं ना कहीं से बनवा लोगे, चाइना से बनवा लोगे, इतने सारे मैन्युफैक्चर बैठे हैं उनसे बनवा लोगे, अपने ब्रांड से भी बनवा लोगे। तो सेल्स और मार्केटिंग तो चाहिए भाई धंधे में। ठीक बात है। आपके यहाँ सेल्स है तो आप कहीं से भी बनवा सकते हो, पर सेल्स नहीं है तो कितनी बड़ी भी फैक्ट्री है वो कोई काम की नहीं है। बाल बना के रखते जाओगे तो फिर बेचा नहीं तो क्या फ़ायदा। सर एक जो बात आपने बोली फंडिंग की, सर सबसे लेवरेज लेने वाली फंडिंग कौन सी होती है और बिजनेसमैन को कैसे उसको ऑप्ट करना चाहिए? OPM OPM वो होता है अदर पीपल्स मनी। आज जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हुए हैं, अंबानी सर से लेके सबने अदर पीपल मनी को लेवरेज किया है। और लेवरेजिंग ही एक बहुत बड़ी सक्सेस की कड़ी है, फाउंडेशन है। या तो टेक्नोलॉजी लेवरेज करो, या लेबर दूसरों की लेवरेज करो, या पैसा लेवरेज करो। और फंडिंग में पैसा लेवरेज, शेयर बाज़ार के अलावा कैपिटल मार्केट एक्सेस करो। तो मैंने तो भाई कंपनियां देखी हैं 10 करोड़ से 1000 करोड़ 4000 करोड़ पहुंचती ही नहीं कुछ सालों में। मतलब लोग लेवरेज ले सकते हैं पर उनको तरीका नहीं पता। नहीं, नॉलेज की बहुत कमी है। मैं जब पूछता हूँ कि भाई आज इतनी बड़ी 10 साल से अपॉर्चुनिटी खुली है SME IPO, जहाँ ब्याज के बगैर पैसा मिल रहा है, उससे क्यों डर रहे हो भाई? क्यों नहीं किया? 15,000 बड़ी कंपनियां हैं जिसमें से 5-6 हज़ार लिस्टेड है, 33%। और 6.5 करोड़ MSME है, सिर्फ 1100 लिस्ट हुई हैं 12 साल में। 1100 परसेंटेज गिन लो क्या है। 1100? हाँ जी, सिर्फ 1100। 6.5 करोड़ बिजनेसमैन में केवल 1100 बस लिस्टेड है। हाँ, कितना बड़ा गैप। क्या वजह भाई? जब मैं वजह पूछता हूँ तो क्या लिस्ट आती है? लैक ऑफ नॉलेज नंबर 1, फियर ऑफ कंप्लायंसेस, डर लगता है। तीसरा, टैक्स भरने से डरते हैं। ऐसे अगला सवाल मैं ऐसे ही कुछ पूछने वाला था। टैक्स नहीं भरूंगा, कंपनी प्रोपराइटर में चला रहे हैं। तो ये सब जब सारे काम होते हैं तो आप कैपिटल मार्केट तो एक्सेस नहीं कर सकते। और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो इस दशक की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है SMEs के लिए, वेल्थ क्रिएशन की और धंधे को बड़ा करने की, उससे बड़े लोग वंचित हुए हुए हैं। तो मैंने तो मिशन लिया हुआ है कि 500 IPO तो मैं तजुर्बा के थ्रू और अपनी मेंटरिंग के थ्रू लाऊंगा। 300-350 लोग तो ऑलरेडी मेरी मेंटरिंग में हैं और हम हर हफ्ते का एक IPO साइन कर रहे हैं। तो ये इतना हम एजुकेट कर रहे हैं कि थोड़ा टाइम निकाल के मैं तो पूरा देश ट्रैवल करना चाहता हूँ कि एक एक जगह चैम्बर ऑफ कॉमर्स से टाइप करके भैया अपने यहाँ के लोग को बुलाओ तो मैं एजुकेट करूँ कि ये ना करके आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने टीम के लिए और देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान और गुनाह कर रहे हो अगर आप आज लिस्ट नहीं कर रहे हो कंपनी को, तो जो इतना आसान है करना। सर अगला सवाल मैं पूछना ही ये चाह रहा था
कि आज भी भारत देश में लोग कच्चे में धंधा करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय पक्के में, बजाय एक नंबर में। तो धंधा तो हो जाता है, छोटा मोटा तो कमा लेते हैं 2-5-10 करोड़, उससे बड़ा नहीं हो पाता है। उसके पीछे क्या वजह है और उसको कैसे अपन सुधार सकते हैं, या क्या हम योगदान दे सकते हैं? भाई देखो, इसमें ना इन लोगों को एक दिमाग में यह है कि टैक्स नहीं देना। आपको शॉक लगेगा, झटका लगेगा कि आप अगर 1 करोड़ टैक्स बचाते हो, अपना 100 करोड़ का नुकसान करते हो। तो थोड़ा इसको डिटेल में समझा हाँ, दीजिए। देखो देखो, हुआ ना, झटका लगा। जो सुन रहे हैं इनको भी लगेगा और उनको भी लगता है जिनको मतलब देखिए, बताता हूं। आपकी बात सुन के थोड़ा ज़्यादा अटेंटिव हो गया। कि 1 करोड़ टैक्स बचा रहे हो, 100 करोड़ का नुकसान कर रहे हो। मैं प्रूव कर सकता हूँ अभी के अभी। 1 करोड़ का आप टैक्स बचा रहे हो, माना 3 करोड़ का प्रॉफिट कम दिखा रहे हो। 30% का ब्रैकेट पकड़ो, 25 होगा, 30 होगा, जो भी राउंड फिगर पकड़ रहे हैं। 3 करोड़ के ऊपर आज के इस माहौल में, पिछले 3-4 महीने पहले तो 20 गुना वैल्यूएशन मिल रही थी आईपीओ में, 15 गुना तो अब भी मिल रही है। तो 15 गुना 3 करोड़ का कितना हुआ भाई साहब? 45 करोड़। तो पहला नुकसान तो यही हो गया 45 का। ठीक है, अब आप 3 साल एसएमई एक्सचेंज में रहते हो, तो आपको जो बगैर ब्याज का रुपया मिलेगा, मान लो आपने आईपीओ किया, 10-20 करोड़ रुपया मिला, तो रॉकेट तो लगाओगे ही ना भाई। ब्याज नहीं भरना, कैश मिल गया आपको पैसा, तो धंधा भी तो उसको घुमाओगे ना 4-5 बार। तो आप अपने धंधे को भी, मान लो आज आपका धंधा 20-30 करोड़ पे है, उसको 50, 60, 70 पे ले जाओगे, 100 पे ले जाओ 3 साल में, क्योंकि फिर और प्रॉफिट होंगे। 100 करोड़ में आप पहुंच गए। ठीक है, एक 10% नॉर्मल प्रॉफिट होता है। 10% प्रॉफिट आपने वहाँ पे निकाला, 10 करोड़ हो गया आपका प्रॉफिट। आप एसएमई एक्सचेंज से मेन बोर्ड चले गए। मेन बोर्ड में अमूमन कंपनियों को, जो ठीक ठाक कंपनियां होती हैं ऐसी ग्रोइंग, उनको 40 गुना वैल्यूएशन मिलती है। 40 गुना? हाँ जी। तो 40 गुना 3 करोड़ का कितना हुआ भैया? 120 करोड़। टैक्स कितना बचाया? 1 करोड़। और मैंने बताया प्रॉफिट कितना आपको हो जाएगा भाई, 100 करोड़ के ऊपर 10 करोड़। 10 करोड़ का 40 गुना कितना हुआ? 400 करोड़। बचाया था 1 करोड़। नुकसान कितना करा अपने फ्यूचर का? तो इसलिए जब मैं ये बताता हूँ तो लोगों से मैं खड़े होकर कस्में खिलाता हूँ, आज से मैं टैक्स भरूंगा, अपनी कंपनी की एक वैल्यू बनाऊंगा और देश को भी आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि टैक्स भरने वाले आपको पता है कितने लोग हैं। हंसी आती है सुन के कि टैक्स इतने ही लोग दे रहे हैं। मतलब हम 150 करोड़ हैं और करोड़ों लोग भी अच्छे से टैक्स नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो अगर सब लोग ऐसे टैक्स दें, 6-6.5 करोड़ एमएसएमई, तो देश भी तो आगे बढ़ेगा यार। सर, लोगों के मन में ये एक उलझन है या ये एक गलतफहमी है कि हम आईपीओ लाएंगे तो हमारा कंपनी के ऊपर से कंट्रोल हट जाएगा, कंट्रोल पे जो हमारा जो कंपनी में मालिकाना हक है वो कमज़ोर हो जाएगा। इसको भी थोड़ा सा क्लैरिटी देंगे हाँ, ऑडियंस के फियर है ये। तो मैं सवाल ये करता हूँ भाई, सबसे बड़े स्टॉक मार्केट के जो खिलाड़ी हैं, खलीफा हैं, दादा हैं, वो हैं अंबानीज। उनका कंट्रोल हटा? आज भी मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी, आकाश अंबानी, ईशा अंबानी यही चला रहे हैं कंपनी। कौन सा कंट्रोल हट गया? कंट्रोल नहीं हटता। किसी का भी नाम ले लो आप, किसी का कंट्रोल, टाटा का कंट्रोल हटा है? हर जगह टाटा टाटा ही लगा पड़ा है। तो ये छोटा सा 10 करोड़ वाला सोच रहा है मेरा कंट्रोल हट जाएगा, वहाँ लाख करोड़ वाले नहीं सोच रहे। सोच रहे तो भाई भैया क्या है। और वैसे भी एसएमई आईपीओ में आपको 25% ही तो डाइल्यूट करना है, 75 तो तुम्हारे पास है। आज 75 की कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे 75% की। मतलब आज आप यदि 10 करोड़ के बंदे हो तो आपके पास 100 करोड़, 100 के 100% है तो भी 10 ही करोड़ का है। और यदि आपने आईपीओ ला के 1000 करोड़ की कंपनी बना ली तो 75% भी है तो भी आप 750 करोड़ के बन जाओगे। भैया 10 भी नहीं हो, बेच के दिखाए कोई 10 करोड़ का धंधा बाजार में। लेकिन आपकी कंपनी लिस्टेड है, 9:15 बजे आपकी कंपनी की वैल्यू आ जाएगी इंटरनेट पे कि ये हमारी कंपनी की आज 150 करोड़ है, 200 करोड़ है, 100 करोड़ है, और खड़े हाथों बेच देना। 24 घंटे में आप कंपनी बेच देना पूरे के पूरी, और ना लिस्टेड हो बेच के दिखाओ 10 करोड़ की कंपनी, नहीं बिकेगी। वहाँ तो भाव आ रहा है ना, मार्केट भाव दे रही है आपको, आप उसका 10% बेचो, 20% बेचो, पूरी बेच दो। तो सर मुझे मान लीजिए अपनी कंपनी का आईपीओ लाना है या मुझे एसएमई बोर्ड में जाना है, हाँ, तो पहले स्टेप क्या होने चाहिए? पहला स्टेप, एक साफ सुथरी कंपनी। दिमाग से ये निकाल दो कि शेयर बाजार मैनिपुलेटर्स की जगह है। जितनी कहानियाँ सुनते हो उनको बहरे हो जाओ कि वो मैनिपुलेट करके बड़ा, वो बड़ा, बड़े बड़े लोग का लोग नाम ले लेते हैं, वो मैनिपुलेट करते हैं। आपने नहीं करना। आप एक अच्छी ईमानदार कंपनी बनाओ,
टैक्स भरो, प्राइवेट लिमिटेड करो कंपनी को शुरू से ही, और स्केल करो। 20 करोड़ 15-20 करोड़ तक उसको ले जाओ और 3 करोड़ तक नेट प्रॉफिट ले जाओ। फिर आईपीओ निकालना हमारा काम है, और आप पीछे मुड़ कर नहीं देखोगे उसके बाद ज़िंदगी में। कब आप 1000 करोड़, कब आप 5000 करोड़, कब आप 10,000 करोड़ पहुंचोगे, आपकी सोच बदलेगी, आपके आसपास जो लोग हैं उनसे उठना बैठना आपका बदलेगा, एंड योर टोटली विजन एंड आउटलुक चेंजेस। ग्रोथ में आपको जो कैपिटल मार्केट ग्रोथ देता है, देखिए जब आपके पास पैसा आ जाता है तो आप अकबर की तरह 9 रत्न रख सकते हो, अभी ताकत नहीं है रखने की। सर मैं पूछना भी यही चाह रहा था कि लोग अच्छा मैन पावर हायर नहीं करना चाहते, तो आपने वैसे तो जवाब दे दिया कि आपके पास पैसा ही नहीं है तो कैसे हायर करोगे। कहाँ से करेंगे ना, इतना सैलरी दे नहीं पाते, ईसॉप भी नहीं दे पाते। अभी मैं ईसॉप की बात बताऊँ, आप जब प्राइवेट लिमिटेड करो और लिस्ट करने जा रहे हो तो ईसॉप दो ना। अब ईसॉप होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, 5% अपना टोटल शेयर्स का रख दो एम्प्लॉयज़ के लिए। अब एम्प्लॉय को आपने ईसॉप दिया, थोड़ी आज पैसे देने हैं, जब आईपीओ आएगा उसका 20% वो बेच पाएंगे, 20% अगले 2 साल में, उसका 20% अगले 2 साल में। 10 साल तो आदमी टिक गया आपके पास, 10 साल टिक गया तो कहीं नहीं जाएगा, और उतनी वेल्थ भी उसकी क्रिएट हो जाएगी। वेल्थ क्रिएट वो मालिक की तरह सोचेगा ना, वो भी तो 9:15 बजे अपनी वैल्यू देख रहा है, मेरी कंपनी की इतनी वैल्यू, मेरे शेयर की इतनी वैल्यू। अरे भैया हमारी बहन के बेटे ने HDFC बैंक में नौकरी करी थी, 4-4.5 करोड़ के ईसॉप हो गए उसके कुछ सालों में। सर मेरी भी एक मित्र हैं, हाँ जिनके पास डीमार्ट के कुछ ई शॉप्स थे। हाँ, सर चौल में रहने वाला आदमी 30 करोड़ का मालिक है आज। देखो तो ये SME समझते नहीं है कि जब आप लिखोगे कि मुझे हायरिंग करनी है और हम ईसॉप देते हैं, भाई साहब आपको 20 लाख रुपए साल का आदमी 10 लाख में मिल जाएगा, और बढ़िया वाला मिलेगा। किस कंपनी में ईसॉप है, ये आईपीओ में जा रही है। सर आपने आज से 30 साल पहले आईपीओ अपना लेके आ गए थे, उसके बाद कुछ मिस्टेक्स हुई लाइफ में जिससे आपको तकलीफ भी आई, बिजनेस भी कमज़ोर हो गया, तो यदि वो मिस्टेक्स नहीं होती तो आप कहाँ होते, और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स थी जिससे आप वापस थोड़ा सा डाउनफॉल में आ गए। अगर वो नहीं होती तो अंबानी साहब के साथ लंच कर रहे होते कहीं ना कहीं। तो इस मतलब उस लीग में होते। तो इस पॉडकास्ट का हम थंबनेल ये रखते हैं कैसे अंबानी जी के साथ लंच करें। वो आपकी इच्छा है, लेकिन वो मिस्टेक नहीं होती तो बहुत बड़ी लीग में होते। बड़े टाइम पे लिस्ट किया था, अच्छी लिस्टिंग हुई थी, पर कुछ मतलब गलतियां आज यदि हुई। 1100 या 1500 मेन बोर्ड में कितने लिस्टेड हैं सर? मेन बोर्ड में 5-6 हज़ार कंपनियां लिस्टेड है। 6000। तो और आपने मेन बोर्ड में ही किया होगा, क्योंकि तब तो तब तो ऐसे ऐसे भी में था नहीं, आईपीओ main होता ही board नहीं ही था। था। तो मतलब पूरे देश के टॉप 5000 लोगों में आज आप। हाँ। तो सर क्या मिस्टेक्स हुई थी? जैसे मैंने पहला बताया, मेंटर, पिताजी थे नहीं। कई किस्मत वाले लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक तजुर्बेकार और मॉडर्न आउटलुक के पिताजी हो। एक कई तो पिताजी ऐसे होते हैं हम ना, लोगों के पास हैं। हाँ जैसे आपके पास है, हमें आपके लिए तो मॉडर्न आउटलुक के नहीं होते। कई पिताजी ऐसे होते हैं, तुम बेवकूफ़ हो, तुम गधे हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं, धंधा मत करो, नौकरी करो। ऐसे वाले पिताजी नहीं, जो पिताजी आपको बढ़ावा दें, जिन्होंने सब तजुर्बे से देखा हो, सीखा हो, बिजनेस किया हो खुद भी, वो तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। उनको तो चरण धो के पीने चाहिए रोज़। उनको तो घर में फ्री में मेंटर मिला हुआ है, तो वो बहुत बड़े मेंटर। हमारे पास वो भी नहीं थी लग्जरी, और बिजनेस मेंटर होते नहीं थे, टर्म ही नहीं थी इंडिया में, इंटरनेट था नहीं सीखने के लिए। थोड़ा बहुत किताबों से सीख लिया। तो वो मेंटर ना होना पहली गलती। दूसरा वही फाइनेंशियल मैनेजमेंट, CA ने किताबें जो बना दी, हमने पढ़ी नहीं, देखी नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, इन्वेंट्री क्या होती है, कैश फ्लो क्या होता है, MIS क्या होता है, ये चीज़ों की समझ नहीं थी। तीसरा, आईपीओ के बाद एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि पैसा कमाने से ज़्यादा संभालना मुश्किल है, 10 गुना। मतलब कमाना आसान है, संभालना मुश्किल है। कमाना आसान तो नहीं है, लेकिन कमाने से संभालना 10 गुना और मुश्किल है। अगर कमाना मुश्किल है तो संभालना 10 गुना मुश्किल है। तो जब आईपीओ आया तो हमारा घमंड आ गया, क्या हम तो बादशाह हो गए भाई। कहाँ झुग्गी झोपड़ी के रिफ्यूजी कैंप के बंदे का आज आईपीओ आ गया, 300 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसका सपना देखते थे, किताबों में देखते थे, अखबार में देखते थे, उस बिल्डिंग में जब जाओ क्या फीलिंग होता है भाई। बहुत बड़ी एक इमोशनल मूवमेंट होती है एक एंटरप्रेन्योर की, कि जिस दिन आपकी कंपनी लिस्ट होती है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में आप जाते हो और सेरेमनी होती है लिस्टिंग की, भाई बहुत बड़ा दिन होता है। अब उसमें क्या होता है कि कोई ये तो सिखाए कि भाई हम्बल रहो,
ह्यूमिलिटी रखो। हम तो घमंडी हो गए कि पैसा आ गया भैया, हमसे बड़ा कोई और धुंधर है ही नहीं। और लोग भी चढ़ाने वाले आसपास इकट्ठे हो जाते चमचे, ऐसे ऐसे चमचे इकट्ठे हुए भाई कि अगर मुझे ब्लैक शर्ट पसंद है तो ब्लैक पहननी शुरू हो गए। मैं अगर गुरु बाबा गुरु नानक की पूजा कर रहा हूँ तो वो भोलेनाथ को छोड़ के उसकी पूजा करने लग गए। तो आपकी सारी जजमेंट को क्लाउड कर देते हैं, चढ़ा देते हैं। तो वो गलत एडवाइज़र जुड़ जाते जगह जगह। ऊपर से यू बिकम स्टूपिड विद मनी, खर्चे उल्टे सीधे पूरे भर के बस भर कर रिश्तेदारों को घुमाने ले जाते थे हमारे खर्चे पे। चलो अमेरिका तक ले गए हम लोगों को भाई। तो ये जब यू बिकम स्टूपिड विद मनी, पैसा टिकता नहीं है भाई आपके पास। और फिर 2-4 बड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं बिजनेस की, कोई गाइड करने वाला नहीं है, क्योंकि यू आर नॉट थिंकिंग रैशनली, यू आर थिंकिंग आई कैन डू नथिंग रॉन्ग, मैं कुछ गलती तो कर ही नहीं सकता। अपनी भगवान तो गलती कैसे होगी। तो उस सोच से कि मैं जीरो से भाई रिफ्यूजी कैंप से आईपीओ वाला बन गया और फिर राष्ट्रपति से अवार्ड मिल गया। अब कितने बिजनेसमैन विज्ञान भवन में वो नज़ारा खुद देखें, स्टेज पे चढ़ो और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा से अवार्ड लो। तो खोपड़ी संभालनी उस टाइम में भाई बड़ी मुश्किल होती है। तो वो भी एक बड़ा रीज़न था डाउनफॉल का। अगर कहीं मान लो कोई स्पिरिचुअलिटी होती या कोई गुरु होते या कोई मेंटर होते, थोड़ा बहुत सोचते हैं कि भाई हम भी गलती कर सकते हैं, तो शायद गलतियां ना होती। बट ठीक है, वो भी एक ज़रूरी था सीखना, जो आज मेरे भी काम आ रहा है और बहुत लोगों के काम आ रहा है, हज़ारों लोग के। तो मैं समझता हूँ वो भी अच्छा हुआ, नहीं तो मैं इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता आज MSME की ज़िंदगी में जो आज कर पा रहा हूँ। क्योंकि बताने वाले चित्रेश जी बहुत है क्या करना चाहिए, पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है, यूट्यूब है, हार्वर्ड के कोर्सेस फ्री में अवेलेबल हैं। लेकिन ये बताने वाला लाखों में एक होता है क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलती ना करो जिससे मरोगे। वो मेरे पास एक बहुत बड़ी भगवान ने गिफ्ट दी है कि क्या नहीं करना चाहिए, और मैं बचा लेता हूँ लोगों को। एक बिजनेसमैन पैसा कमाता है, पैसा कमाने के बाद मकान खरीदना, प्लॉट खरीदना, पूरा बिजनेस का पैसा ड्रेन करके वो प्रॉपर्टीज़ बनाने में लगा देता है, और फिर बाद में बिजनेस सफ़र करने लगता है, बिजनेस में पैसा नहीं आता। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब आप पैसा कमाते हैं तो उस कमाए हुए पैसे से सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आपका बिजनेस मल्टीप्लाई हो सके। बहुत बढ़िया पॉइंट आपने उठाया, और ये बहुत बड़ी गलती करते लोग कि पैसा निकाल के प्रॉपर्टी में लगा देते हैं, डेड कर देते हैं। मैंने भी गलती की थी, इसलिए हाँ, मेरा सवाल। क्योंकि एक आए हमारे पास ऐसे कि बढ़िया उनका शोरूम था मॉल में, और कहे इतना बड़ा किराया जा रहा है, 45 करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया उसमें कि किराया दे रहे हैं हम तो ये दे दें। ऊपर से कई सारे फैक्ट्रियां लगा ली, वो भी अपनी खरीद ली, पैसा निकल गया बहुत। अब ये तो देखो, सोच रहे थे हम तो किराया तो दे ही रहे हैं, लेकिन एक फ़र्क होता है कि अगर बिजनेस किसी वजह से डाउन हो गया तो आप डाउन साइज कर सकते हो, छोटी जगह में जा सकते हो। लेकिन EMI पड़ गई, कैसे निकलोगे? कोविड आ गया, सेल ख़त्म और EMI चल रही है भाई। अच्छा खासा चलता हुआ धंधा डिफॉल्टर हो गया, और प्रॉपर्टी कौन लेगा 45 करोड़ की, और वो भी कोविड जैसे समय में, किसी भी समय में। बिकॉज रियल एस्टेट इज द मोस्ट इलिक्विड इन्वेस्टमेंट। खरीदने जाओ तो मिलती नहीं, बेचने जाओ तो बिकती नहीं। खरीदने जाओ तो महंगा महंगा भाव मिलेगा, बेचने जाओ तो कहेंगे तुम्हारा तो कूड़ा है, साउथ फेसिंग है, ये है वो है, नहीं लेंगे, कोई ग्राहक ही नहीं है, मार्केट बंदी है। तो फंस गए भाई साहब, का धंधा खत्म हो गया इसी गलती की वजह से। तो दूसरा जो आपका पार्ट है सवाल का कि पैसे का क्या करना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो पहला काम तो बिजनेस में जो पैसा बन रहा है रिजर्व क्रिएट करो। 1 साल का कम से कम ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके पास रिजर्व में FD में होना चाहिए। देखिए आज इन्फोसिस के पास 72,000 करोड़ का रिजर्व है। 72,000 करोड़ रिजर्व है। और नारायण मूर्ति सर का Day 1 से मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा था या कहीं इंटरव्यू में देखा था कि मैंने जब से बिजनेस शुरू किया, मैं कहता 1 साल की सैलरी मेरे बैंक में होनी चाहिए स्टाफ की, तब मुझे नींद आएगी। वाह। तो आपके पास 1 साल का ऑपरेटिंग एक्सपेंस होना चाहिए, तो आपको नींद बहुत बढ़िया आएगी। नींद की गोली नहीं खानी पड़ेगी, डायबिटीज नहीं होगी, ब्लड प्रेशर नहीं होगा। पैसा पड़ा है FD में 1 साल का। कोविड आए, कोविड का बाप आ जाए, आपका हाथ नहीं रुकने वाला। और 2 साल का तो सोने पे सुहागा। और ट्रेजरी डिपार्टमेंट हो भाई साहब, एक पूरा डिपार्टमेंट है इन्फोसिस के पास, जिसमें क्वार्टरली रिजल्ट में आता है ट्रेजरी इनकम क्या हुई,
उन लोगों का काम है 72,000 करोड़ से पैसा कमाना। अच्छी खासी एक आइटम होती है उनकी बैलेंस शीट में। जो कमाए हुए पैसे से कमाया पैसा हुआ कमा पैसा रही है है, वो डिपार्टमेंट उसको बैठा हुआ। मैनेज करने के लिए हाँ। डिपार्टमेंट बनाया। वाह। रिलायंस के पास 7 लाख करोड़ का रिजर्व है भाई। फिर भी ये इतना लोन उठाते नहीं हैं। नहीं, लोन नहीं है रिलायंस के पास बहुत। मुकेश भाई ने बहुत सारा लोन चुका दिया। अच्छा। कोविड और कोविड के बाद में डेट बहुत सारा खत्म कर दिया उन्होंने अपना। बहुत अच्छे रिजर्व है, बहुत हेल्दी कंपनी है उनकी, प्रॉफिट भी बहुत तगड़े हैं इनके। अब नहीं है लोन वोन इतना लेते। तो 7 लाख करोड़ का रिजर्व बना के भाई लोग बैठे हैं। मतलब सबसे पहला काम करना चाहिए 1 साल का ऑपरेटिंग एक्सपेंस जितना रिजर्व आपके पास 1 होना साल, चाहिए। 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल रिजर्व रखो ना आपका। वो आपके पैसे की नींव है, बिजनेस की नींव है। 72,000 करोड़ जिस कंपनी के पास रिजर्व हो उसको कौन हिला सकता है यार? कौन सी बंदी तेजी हिला सकती है? देखिए, मैंने स्टडी किया, रिसर्च करी कि बड़ी कंपनियां का लक कितनी काम की। लक का बहुत सवाल पूछते लोग। तो मैंने देखा ये तो ज़्यादा बैड लक हुई इन लोगों की। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इन लोगों ने ज़्यादा बैड लक फेस किया। लेकिन वजह क्या थी, इतनी बड़ी क्यों हुई? कैश। मैं कहता हूँ कैश इज किंग, प्रॉफिट इज सैनिटी, रेवेन्यू इज वैनिटी एंड कैश इज किंग। तो भैया जिसके पास कैश है वो राजा है। तो बुरे टाइम में कैश बचाता है, अच्छे टाइम में कैश बढ़ाता है। आपको अपॉर्चुनिटी आती है, धंधे खरीद लो। मार्केट में जो जो घुस रहे हैं, सस्ते भाव में मिल रहे हैं कई बिजनेस, तो ये लोग खरीद लेते हैं। उस टाइम में M&A करते जाते हैं, एक्वायर करते जाते हैं कंपनियां, और बड़े हो जाते हैं अच्छे टाइम में। और बुरे टाइम में कैश इनको बचाता है। तो इसलिए रिजर्व बिल्टअप करना बहुत ज़रूरी है हर एक के लिए। अपने प्रॉफिट्स को रिजर्व में बिल्ड करो, इधर उधर भैया बर्बाद मत करो। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी गलती SME करता है कि वर्किंग कैपिटल को फिक्स एसेट में डाल देता है। वर्किंग कैपिटल को फिक्स एसेट में, यही अब प्रॉपर्टी ले आपके लिया। पास वर्किंग कैपिटल नहीं, फिक्स एसेट मशीनरी ले ली, अरे टर्म लोन लो ना यार। फैक्ट्री खरीद ली, हम अपनी फैक्ट्री में रहेंगे। अरे कौन सा ईगो यार, किराए की फैक्ट्री में रहो। अपनी तो वैसे ही नहीं, लोन ले लिया तो बैंक किया, तुम्हारी थोड़ी जब तक चुकाओगे। तो बजाय वो बोझ लेने के, आप वर्किंग कैपिटल से, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ पंखा भी ना खरीदो, टर्म लोन लो, 5-7 साल में EMI में प्रॉफिट में से निकल जाएगा आपका। वर्किंग कैपिटल आपके पास अपनी है या बैंक से लियो, यूज इट फॉर वर्किंग कैपिटल। फिक्स एसेट्स के लिए टर्म लोन लो। ये एक बेसिक फंडा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जहाँ पे बहुत से लोग चूक जाते हैं। पर्सनल निकाल लेंगे पैसा, 20 लाख की वैकेशन करा है, धंधे से पैसा निकाल लिया। बड़े बड़े फैंसी गैजेट्स ले लिए, फैंसी कारें ले ली, धंधे से पैसा निकाल लिया। एंड में कहते पैसा कहाँ गया, पैसा कहाँ गया, दिखे कैसे? तुमने निकाल लिया भैया, नहीं दिखेगा। एस्ट्रोलॉजी, चेहरा देख के कुछ एस्ट्रोलॉजी भी आती है क्या आपको? कैसे? देखिए, मेरा अगला सवाल ये है कि आपकी पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस फाइनेंस को मैनेज करने की क्या फिलॉसफी रहती है? भैया आप किसके सामने बैठे हो? 45 साल यही करता रहा हूँ, और हज़ारों लोग को अब तो एज ए बिजनेस कोच देख रहा हूँ यही समस्याएं लेके आते हुए। तो मुझे तो मालूम है कि क्या आपके व्यूअर्स को चाहिए, उनका कहाँ से फ़ायदा होगा। तो मैं तो जा दे के जाऊँ ना, तो आपके पूछे बगैर मैं बताया जा रहा हूँ। सर, आज यदि सब कुछ वापस से कोलैप्स हो जाए, या किसी भी बिजनेसमैन का सब कुछ वापस से कोलैप्स हो जाए, तो आपके पास आज जो इतना बड़ा एक्सपीरियंस है और आपके पास केवल लाख रुपए जेब में है, तो आप कौन सा बिजनेस जीरो से शुरू करना पसंद करोगे? बहुत अच्छा सवाल है भैया। ऐसा बिजनेस करो जिसमें पैसा ना लगे। और वो बिज़नेस क्या है आज के तारीख में? कंसल्टिंग है, बिजनेस कोचिंग है। जो भी आपके पास टैलेंट है, जो भी तजुर्बा है, वो सिखाओ लोगों को, उसकी फ़ीस लो, कोई पैसा नहीं लगेगा। आज हमारे पास ऐसे ज़रिए हैं, यूट्यूब। पहले तो था कि भाई अखबार में ऐड डालो, टीवी में ऐड डालो। अब तो यूट्यूब पे अपना फ़ोन उठाओ, वीडियो बनाओ, लोगों को ज्ञान बांटना शुरू करो, लिंक्डइन पे पोस्ट डालो, लीड आनी शुरू हो जाएंगी आपके पास। मतलब जो स्किल या जो एक्सपीरियंस आपने पिछले 40 सालों में लिया है, उसको मोनेटाइज भाई करने का मैंने बिजनेस। जीरो से शुरू किया, वापस यही जो आज कर रहा हूँ। आपके सवाल का उदाहरण मैं बैठा हूँ कि सब कोलैप्स करके, मकान बेच के, प्रॉपर्टियाँ बेच के, ज़ीरो से कंसल्टिंग और कोचिंग शुरू करी है। और खुद बगैर मार्केटिंग के, खुद अपना आपने देखा है, मिलियन फॉलोअर यूट्यूब पे, 2 मिलियन इंस्टाग्राम पे, ये सब असल में करके बैठा। खुद का ब्रांड एम्बेसडर मैं ही हूँ, कोई इन्फ्लुएंसर यूज़ नहीं करा। तो कर सकता है हर कोई। मतलब जो भी स्किल आपके पास है, जो भी एक्सपीरियंस आपके पास है, आज इतना अच्छा इकोसिस्टम बना हुआ है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस और स्किल है। बिल्कुल। आप रेस्टोरेंट में फेल हुए लोग को सिखाओ
कि रेस्टोरेंट कैसे लगाना चाहिए और कौन सी ऐसी गलतियां ना करो जिससे फेल हो जाओ। सो वॉट एवर यू हैव लर्न, जो तजुर्बा हासिल किया वो लोगों को सिखाओ ना। दुनिया को ज़रूरत है आपके, तोहफे हैं ये, गिफ्ट्स हैं। योर फेलियर इज योर बिगेस्ट गिफ्ट। तो कौन सी 5 ऐसी फील्ड आज आपको दिखती हैं जो आने वाले फ्यूचर में बड़ा बिजनेस या बड़ा एक डोमेन क्रिएट करेंगी? जैसे आज से बहुत साल पहले कंप्यूटर आए, आईटी में बड़ा रेवोल्यूशन आ गया, फिर मोबाइल आए, स्मार्टफोन में बड़ा रेवोल्यूशन आ गया, वैसे आने वाले बियॉन्ड द लाइन 20-30 साल आगे क्या देखते हैं आप? हर 10 साल में ये बदलाव आता है। कंप्यूटर आए, इंटरनेट आया, मोबाइल आया, $1 बिलियन इंडस्ट्रीज बनती हैं इस टाइम में। लेकिन इस टाइम एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया है। जैसे 60 मिलियन साल पहले धरती पे एस्ट्रॉयड आया था और धरती ख़त्म हो गई थी, डायनासोर ख़त्म हो गए थे जो स्लो थे। अब जो ये एस्ट्रॉयड आया जिसका नाम है एआई, इसमें स्लो लोग ख़त्म होने वाले हैं। ज़्यादा टाइम नहीं है अब लोगों के पास। 2025 में हम बैठे हैं, 5 साल में जो बचा गया अपने को बचा गया, नहीं तो बहुत बिजनेस तबाह हो सकते हैं। तो जल्दी से एआई को सीखो। ज़रूरी नहीं है कि आपको एआई से रिलेटेड बिजनेस करना है, लेकिन आपके बिजनेस में हाउ कैन एआई डू योर मार्केटिंग बेटर, हाउ कैन एआई डू योर फाइनेंसिंग बेटर, हाउ कैन एआई डू योर प्रोडक्शन बेटर, कहाँ का एआई टूल्स यूज़ हो सकते हैं, उनको जल्दी से सीख लो। क्योंकि एआई के बगैर कोई बिजनेस अब बनाना ही मुश्किल जाएगा। बनाना ही मुश्किल है। तो अब अगर आप कोई ऐसा एआई की चीज़, जैसे हमारी ऐप है तजुर्बा, उसमें एआई कंपोनेंट हम ले आएंगे। मेरा क्लोन, मैं तो ज़िंदगी भर 100 साल जीने की उम्मीद रखता हूँ, 100 भी जीत गया, व्हाट आफ्टर 100। तो सुरेश पंचरवानी का तजुर्बा तो उसके साथ चला गया। तो एआई में क्रिएट ए क्लोन, सुरेश पंचरवानी सामने बैठा मेरी आवाज़ में, मैं ही बैठा कोच कर रहा हूँ लोगों को। वो भी पॉसिबिलिटीज जल्दी होने वाली 1-2 साल में। तो हम भी कैसे एआई को अपना के अपने बिजनेस में एआई ला सकते, तो ना फंड्स की कमी। आज सबसे ज़्यादा फंडिंग एआई बिजनेसेस में हो रही है। दुनिया भर की 60% फंडिंग एआई बिजनेस में हो रही है। तो कहाँ आप अपने बिजनेस पे ये कह सकते हो आज मार्केट में आप अपना आईपीओ ला रहे हो या स्टार्टअप हो फंडिंग में जा रहे हो कि हमारा एआई इंटीग्रेटेड है, इसमें टेक्नोलॉजी को हमने अडॉप्ट किया हुआ है। यू बिकम ए, इंस्टेड ऑफ ए ट्रेडिशनल बिजनेस, बिकम ए टेक कंपनी। $multi-billion हो गए आप। एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा, कैसे आदमी 0 से 1 करोड़ पे पहुँचे, 1 से 10 पे पहुँचे और 10 से 100 पे पहुँचे? इसका वो मंत्र है जो आपने खुद फॉलो करके आज अपना इतना बड़ा ब्रांड बिल्ड किया, इतनी वेल्थ क्रिएट की, हज़ारों लोगों को आप गाइड कर रहे हैं। तो वो एक सिंपल मंत्र और मैं लास्ट में पूछना चाहूँगा सर। सवाल थोड़ा सा अधूरा है, पूरा कर दिए। इस पे मैंने पूरा काम किया। 1 करोड़ से 10,000 करोड़ कैसे पहुँचा। तो 1,000 से 1 1 करोड़ से 10,000। 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000। मेरे पास पूरा टेम्पलेट तैयार है। तो सर उसका एक छोटा सा ब्रीफ यदि ऑडियंस को आप दे दें। देखिए, जब 1 से 10 करोड़ होता है वहाँ पे बिजनेस मॉडल को क्लियर करना है, प्रोडक्ट मार्केट फिट करना है और अपनी धीरे धीरे करके एक फाउंडेशन स्ट्रांग। 1 से 10 की एक फाउंडेशन है, मतलब पहला स्टेप है फाउंडेशन करो। फाउंडेशन स्ट्रांग करो अपनी, कुछ कोर टीम रखो वहाँ पर, छोटे मोटे जो सॉफ्टवेयर गूगल शीट पे इस पे उस पे बगैर खर्चे क्या बना सकते हो वो करो। 15% के आसपास नेट प्रॉफिट का गोल रखो, क्योंकि जिसका 10% से कम प्रॉफिट है वो आज भी मरा कल भी मरा, वो आईसीयू में वैसे ही है। तो वो करके एक अच्छी फाउंडेशन में थोड़ा रिजर्व क्रिएट कर लो। 1 साल का आपके पास एफडी में पैसा होना चाहिए खर्चे का। अब 10 के बाद आपकी जर्नी थोड़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ फिट हो चुका है, आपकी मार्केट, सेल्स, थोड़ी बहुत टीम हो चुकी है। सो देन योर नेक्स्ट जर्नी टू 20 करोड़ इज ईजी। वहाँ पर आप एक बढ़िया आईपीओ ले आओ, एसएमई आईपीओ, थोड़ा पैसा आ जाएगा। 100 करोड़ पहुँच गए आप, क्योंकि फंड मिल गया आपको 10-15 करोड़ बगैर ब्याज का। बिजनेस आपका फिट है, आपने प्रॉफिट 15% बना रहे हो, टीम आपके कुछ हायरिंग वायरिंग बढ़िया कर ली, समझ में आ गया है। और उसके बाद अच्छे सिस्टम्स, अच्छे सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर, डैशबोर्ड, ये सारी चीज़ें कर लो। अच्छा, आपने आईपीओ किया तो एक बोर्ड भी चाहिए होगा। बोर्ड में ये गलती नहीं करो कि ऐसे ही भर लिए जानने वाले। सेबी कहता है कि आपको 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, 3 समझदार लोग रखो। एक फाइनेंस का आदमी रखो जो एक्स बैंकर हो, जो फाइनेंस को समझता हो या बड़ी कंपनी का फाइनेंस हैंडल किया हो। एक टेक्नोलॉजी का आदमी रखो जिसने टेक कंपनी में बहुत काम किया हो। एक डायरेक्टर ऐसा रखो जो प्रोसेसेस वाला हो, जो सिस्टम बनाए।
तो 3 रत्न तो आपको रखने चाहिए, 9 रखो तो 9 रख सकते एक हो। आपने बताया टेक वाला बंदा, एक हाँ, बताया आपने फाइनेंस फाइनेंस वाला बंदा, एक प्रोसेस वाला, और एक प्रोसेस तो वाला। काफ़ी सारी चीज़ें आपकी स्केलिंग अप के लिए कवर होगी। एडवाइस तो मिल गई ना आपको घर बैठे। भैया मज़े की बात यह है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिलते हैं साल में 2 लाख रुपए, 50,000 से 1 लाख रुपया एक बोर्ड मीटिंग की फीस होती है। तो साल के 2-3 लाख में आपको एक तजुर्बेकार आदमी मिल गया जो आपके बोर्ड पे बैठा आपको एडवाइस देने के लिए, और आप रख लेते हो किसी चमचे को जो आपके हाँ में हाँ मिला है। तो ऐसा एक शानदार बढ़िया बोर्ड बनाइए। मतलब चापलूस ना रखो, क्रिटिक्स रखो जो हाँ, आपको जो अच्छे एडवाइजर हो, अच्छे एडवाइस करें। क्रिटिक्स ऐसे भी ना हो आपके हर काम में रोड़ा अटकाएं, लेकिन दे हैव द गट्स टू से। एक तो सेबी की उनको डंडा होता है। डंडा नहीं, एक रिक्वायरमेंट है कि वो वॉच करें कंपनी में कोई फ्रॉड और स्कैम नहीं हो रहा, क्योंकि इन्वेस्टर का पैसा है। लेकिन आप ऐसे रखो तो उनका काम है, लेकिन वो रखो जो सही मायने वैल्यू ऐड कर पाएँ, एडवाइस दे पाएँ आपको। और जब बोर्ड पे रहेंगे भाई, रिश्ता थोड़ा दोस्ती यारी बन जाती है, आना जाना बन जाता है, फ़ोन उठा के एडवाइस भी ले सकते हो ना उनकी, वैसा रिश्ता बना लो, एडवाइस ले लो। कभी कभार थोड़ा गिफ्ट भेज दिया, और अगर आपको अच्छी और एडवाइस, इतना एक्सपीरियंस वाला आदमी आएगा तो उसका नेटवर्क भी काम आता है। बहुत बड़ा नेटवर्क होता है उनका। तो ये करने से आप 100 करोड़ पहुँचो। 100 के बाद 1000 करोड़ की जो जर्नी है, वहाँ पर आप मेन बोर्ड चले जाओगे। सेकंड फॉलोअप राउंड में अब 200 करोड़ 300 करोड़ रेज करो, कुछ छोटी मोटी कंपनियां एक्वायर करो। मान लो आप जा रहे हो भाई कोलकाता में ऑफिस खोलना है, वहाँ पर ये कंपनी का ऑलरेडी मार्केट बनी हुई है, तो जीरो से क्यों शुरू कर रहे हो। आज वॉलमार्ट आया, फ्लिपकार्ट खरीद लिया ना, कि हम जीरो से क्यों शुरू करें, इसके बाद कई करोड़ों यूज़र है ऑलरेडी, कस्टमर हैं। 13 बिलियन में उस कंपनी को खरीदा जो जीरो प्रॉफिट पे थी, कभी प्रॉफिट ही नहीं कमाया आज तक भी। तो आप M&A करो, हाँ, तो आप एक्वायर करो। टाटा गए, जाके रेंज रोवर खरीद ली ना बाहर, तो अब कंपनियां एक्वायर करने की अब ताकत आ जाएगी आपके पास। तो आप कंपनियां खरीदो, नेक्स्ट 1000 करोड़ की जर्नी करो। 1000 के बाद 10,000 फिर नेक्स्ट लेवल चाहिए, देन यू नीड सुरेश मनसरामानी। अच्छा रोड मैप मैंने सोच के बनाया उसके ऊपर कि भाई क्यों हम 1000 पे रुकते हैं, क्यों 100 पे रुकते हैं। बड़ी मैंने मेहनत करके दिन रात में 2 बजे तक काम करता हूँ, इसी चक्कर में मुझे नींद नहीं आती कि SME 100 पे क्यों रुकता है, SME 1000 पे क्यों रुकता है। हम ये क्यों नहीं सोचते 10,000 करोड़ रेवेन्यू, नॉट वैल्यूएशन। 10,000 करोड़ रेवेन्यू वाली कंपनी, टर्नओवर वाली कंपनी, वैल्यूएशन होएगी 1,00,000 2,00,000 करोड़ भाई साहब। तो वहाँ तक जाओ ना। और आज ये इकोसिस्टम, थिंक ग्लोबल। देखिए इंडिया का शेयर ग्लोबल मार्केट में 3% है, 97% इंडियन बिजनेसमैन आर लिविंग ऑन द टेबल। आपने जो पहला सवाल जैसे शुरू किया था, अब ग्लोबल क्यों नहीं है, ग्लोबल सोच भी नहीं है, कुएं के मेंढक वाली सोच है थोड़ी सी। ग्लोबल कोई भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, कोई भी धंधा कर रहे हो, थिंक इन टर्म्स ऑफ हाउ कैन आई एक्सपेंड इट ग्लोबली। मेरा ये प्रोडक्ट, मेरी ये सर्विस किस लेवल पे लाऊं, उसको सीखो कि मैं इसको ग्लोबल ले जा सकूं। जब तक सोच ही नहीं होगी तो होगा नहीं। सो थिंक ग्लोबल। 97% अपॉर्चुनिटी बाहर है अभी। सर मेरे अभी भी बहुत सारे सवाल बाकी हैं, तो मैं एक बार और आपको वापस बुलाना चाहूँगा। पार्ट 2 करोगे? पार्ट 2 जनता पूछे ना पूछे, मैं खुद करूँगा, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में मेरे भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे उनके जवाब मिल गए। मेरे मन में भी एक माइंडसेट में एक ब्लॉकेज था कि क्यों IPO में जाएं, क्यों हम दूसरों को शेयर दें, क्यों हम दूसरों को पार्टनर बनाएं, वो भी बहुत सारी क्लैरिटी मिली। आपके भी यदि कोई सवाल हो, आपको भी लगता है कि अभी के डिस्कशन में और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम सुरेश सर से पूछ सकते हैं, तो आप भी कमेंट में ज़रूर बताइए। और मैं सुरेश सर को वापस लेके आना चाहूँगा, क्योंकि सर के पास जो इतना लंबा तजुर्बा है, और वो खुद एक तजुर्बा नेटवर्क भी चलाते हैं और हज़ारों लोगों को मेंटरशिप दे के उनको ज़ीरो से करोड़ों की जर्नी में हेल्प भी कर रहे हैं। तो हम ऐसे तजुर्बा के ओनर सुरेश जी को एक बार वापस से बुलाना चाहेंगे। और सर सच में बहुत सीखने मिला मुझे। कोई एंड में आप कोई एक स्पेसिफिक संदेश SMEs के लिए देना चाहते हो, कोई विशेष बात बोलना चाहते हो? संदेश मेरा ये है भाई कि बड़ा सोचो, क्योंकि मैं लिख के गारंटी दे सकता हूँ, छोटा सोचोगे तो बड़ा कभी नहीं होगा। बड़ा सोचोगे शायद बड़ा ना हो, लेकिन छोटा सोचोगे तो बड़ा कभी नहीं होगा। और आत्मविश्वास रखो। बहुत बढ़िया। क्योंकि जब ये ख़त्म हो जाता है तो कुछ अचीवमेंट नहीं होती। मैं अक्सर उदाहरण यही देता हूँ, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, विराट कोहली हो गए, धोनी हो गए, या इंटरनेशनल प्लेयर हैं, ये अगर ज़िंदगी में जीते हैं तो आत्मविश्वास पे जीते हैं। कोई बैकग्राउंड बल्ला लेके पैदा नहीं हुए ये,
लेकिन कभी ये जब पिच में उतरते हैं तो क्या ये डाउट लेके उतरते हैं आज सामने वाली टीम बहुत तगड़ी है, मैं फेल हो जाऊंगा? ये तो सेंचुरी सोच के उतरते हैं, दिमाग में बनी होती है, बने ना बने, लेकिन जब सोच ऐसी होती, मेहनत ऐसी होती है, शिद्दत ऐसी होती है, प्रैक्टिस ऐसी होती है, कोच बढ़िया बढ़िया होते हैं, मेंटरिंग बढ़िया बढ़िया होती है, तो इनके रिजल्ट बहुत लोगों से बेहतर होते हैं, बहुत बेहतर होते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत मज़ा आया आज के पॉडकास्ट में और ज़रूर एक बार दोबारा बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय थैंक निकालने यू के लिए। एंड मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि सवाल आपके भी बहुत बढ़िया थे, तभी जवाब बढ़िया है। सो थैंक्स टू यू ऑल्सो।